पॉलिटिकल फिलॉसफी सुनने में ये थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है ना? लेकिन असल में ये कोई सूखी सूखी थ्योरी नहीं है। सोचिए, ये एक बहुत लंबी, एक लगातार चलने वाली बातचीत है। एक ऐसा संवाद जो सदियों से चला आ रहा है। और ये बातचीत किस बारे में है? बस एक सीधे से सवाल पर कि हम सब मिलकर एक साथ सबसे अच्छे तरीके से कैसे रह सकते हैं। और बस यही एक सवाल, यही वो बुनियादी सवाल है जो इस पूरी चर्चा के, इस पूरे संवाद के केंद्र में है। जितने भी महान विचारकों के बारे में हम बात करने वाले हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से बस इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। तो फिर इस बातचीत को शुरू कहां से किया जाए? चलिए वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। हम बात करेंगे उन प्राचीन विचारकों की जिन्होंने न्याय और सामाजिक सद्भाव की पहली ईंट रखी थी। सबसे पहले चलते हैं पूरब की ओर, कन्फ्यूशियस के पास। उनका मानना था कि एक स्थिर समाज कानूनों के डर से नहीं बनता, नहीं, वो बनता है नैतिकता से, सही संस्कारों से, और सबसे जरूरी, जब हर इंसान समाज में अपनी भूमिका को ठीक से निभाता है। और उनकी इसी सोच का सबसे दिलचस्प हिस्सा है नामों का सुधार। अब इसका मतलब क्या है? बड़ा सीधा सा मतलब है, अगर कोई राजा है तो उसका बर्ताव एक आदर्श राजा जैसा होना चाहिए। अगर कोई पिता है तो उसे एक आदर्श पिता की तरह पेश आना चाहिए। जब सब लोग अपनी अपनी भूमिका सही से निभाएंगे तो समाज में अपने आप हार्मनी यानी सद्भाव आ जाएगा। अब पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं, जहां हमें मिलते हैं प्लेटो। उनका लक्ष्य था एक ऐसे आदर्श राज्य को खोजना जो परंपराओं पर नहीं बल्कि शुद्ध तर्क और दर्शन पर चले। अब जरा इस स्लाइड पर देखिए, प्लेटो ने समाज को 3 हिस्सों में बांटा। सबसे ऊपर हैं गार्डियंस या दार्शनिक राजा, जो अपने ज्ञान से शासन करेंगे। फिर आते हैं ऑक्सिलियरीज यानी सैनिक, जो अपने साहस से राज्य की रक्षा करेंगे। और आखिर में हैं प्रोड्यूसर्स, जो संयम के साथ समाज की जरूरतें पूरी करेंगे। प्लेटो के लिए न्याय का मतलब यही था, जब हर वर्ग बिना किसी दखल के अपना काम पूरी तरह से करे। अब प्लेटो के ही शिष्य थे अरस्तु, लेकिन उनका नजरिया थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल था। उन्होंने राजनीति को किताबी दुनिया से निकालकर जमीनी हकीकत से जोड़ा। उनके लिए राज्य कोई बनाई हुई चीज नहीं बल्कि एक प्राकृतिक संस्था थी। अरस्तु ने एक बहुत मशहूर बात कही थी कि इंसान स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। ग्रीक में इसे ज़ोन पॉलिटिकॉन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम इंसानों के स्वभाव में ही है कि हम एक समुदाय बनाकर रहें। राजनीति कोई बनावटी चीज नहीं है, बल्कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए यह हमारी फितरत का हिस्सा है। तो ये थे प्राचीन आदर्श। लेकिन अब हम एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं, आधुनिक युग में। यहां बातचीत का फोकस पूरी तरह बदल जाता है और अब बात होती है राज्य की शक्ति, डर और व्यक्ति के अधिकारों की। और इस बदलाव का चेहरा है मैकियावेली। उन्होंने एक झटके में राजनीति को नैतिकता और धर्म से बिल्कुल अलग कर दिया। उनका सिर्फ एक ही सवाल था, एक शासक को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। क्या वो कदम नैतिक है, नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्रभावी है वही सही है। अब यहां पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते सामने आते हैं। एक तरफ है थॉमस हॉब्स, जिनका मानना था कि इंसान स्वभाव से ही स्वार्थी और क्रूर है, इसलिए सुरक्षा पाने के लिए उसे अपने सारे अधिकार एक ताकतवर शासक को सौंप देने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ है जॉन लॉक। वो कहते थे, नहीं, इंसान तर्कसंगत है और उसके पास कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं, जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का। सरकार का काम इन अधिकारों को छीनना नहीं बल्कि इनकी रक्षा करना है। इसी बातचीत में रूसो एक और बड़ा दिलचस्प आइडिया लेकर आए, सामान्य इच्छा या जनरल विल का। उनका कहना था कि असली आज़ादी अपनी मनमर्जी करने में नहीं है, नहीं, सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर पूरे समाज के सामूहिक हित के लिए काम करते हैं, और इसी सामान्य इच्छा को राज्य का मार्गदर्शन करना चाहिए। तो अब ये बातचीत व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता के इर्द गिर्द और भी गहरी होती जा रही है। देखते हैं कि कैसे आज़ादी की सरहदों को और आगे बढ़ाया गया। और इस कड़ी में मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट का नाम लेना बहुत जरूरी है। उन्होंने एक क्रांतिकारी बात कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं को जो पुरुषों से कम समझा जाता है, वो इसलिए नहीं कि उनकी क्षमता कम है, बल्कि इसलिए कि उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दी गई। तर्क का, रीजन का कोई लिंग नहीं होता। इसके बाद आते हैं J.S. मिल और उनका हानि का सिद्धांत या हार्म प्रिंसिपल। ये समझना बहुत ही जरूरी है। उनका कहना था कि सरकार या समाज किसी भी व्यक्ति की आज़ादी में दखल तभी दे सकता है
सिर्फ और सिर्फ तभी जब उसके किसी काम से किसी दूसरे को सीधा नुकसान पहुंच रहा हो। बस इसके अलावा किसी को किसी के निजी मामलों में बोलने का हक नहीं है। हेगेल ने तो इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। उनके मुताबिक इतिहास यूं ही नहीं बल्कि एक तर्क के आधार पर आगे बढ़ता है। इसे ऐसे समझिए, पहले एक विचार आता है जिसे कहते हैं वाद या थीसिस। मान लीजिए राजा को सारी शक्ति मिलनी चाहिए। फिर इसके विरोध में एक विचार खड़ा होता है, प्रतिवाद या एंटीथीसिस, कि नहीं, जनता के पास अधिकार होने चाहिए। और फिर इन दोनों के टकराव से एक नया और बेहतर विचार पैदा होता है, संवाद या सिंथेसिस, जैसे कि एक संवैधानिक राजतंत्र होना चाहिए। हेगल कहते हैं कि इसी प्रक्रिया से समाज लगातार बेहतर होता जाता है। लेकिन क्या ये सारे विचार काफी थे? अब मंच पर कुछ ऐसे विचारक आते हैं जिन्होंने उदारवादी राज्य की पूरी नींव को ही हिलाकर रख दिया। इनमें सबसे बड़ा नाम है कार्ल मार्क्स का। उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा इतिहास असल में राजा महाराजाओं की नहीं बल्कि अमीर और गरीब के बीच वर्ग संघर्ष की कहानी है। उन्होंने तर्क दिया कि पूंजीवाद मजदूरों के शोषण पर टिका हुआ है और एक दिन क्रांति होगी जिसके बाद एक ऐसा समाज बनेगा जहां राज्य की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। एंटोनियो ग्राम्शी ने मार्क्स के इसी विचार को और गहराई दी। उन्होंने कहा कि जो शासक वर्ग है वो सिर्फ पुलिस और सेना के दम पर राज नहीं करता। असली कंट्रोल तो विचारों का है, संस्कृति का है। वे समाज के मूल्यों को, विश्वासों को इस तरह से बना देते हैं कि उनका राज करना बिल्कुल स्वाभाविक, बिल्कुल नॉर्मल लगने लगता है। सोचकर देखिए कैसे मीडिया या सिनेमा के जरिए कुछ खास विचारों को हम नॉर्मल मान लेते हैं। इसी को उन्होंने हेजेमनी या आधिपत्य कहा। फ्रांस फैनन ने उपनिवेशवाद के दिमागी असर पर काम किया। उनका एक तर्क जो काफी प्रभावशाली लेकिन विवादास्पद भी रहा है, ये था कि जब कोई देश गुलाम होता है तो आज़ादी की लड़ाई में हिंसा एक जरूरी मनोवैज्ञानिक भूमिका निभाती है। ये गुलाम बनाए गए लोगों को उनकी हीन भावना से आज़ाद करती है। अब हम आ गए हैं 20वीं सदी में। दो विश्व युद्धों की तबाही और तानाशाही के भयानक दौर के बाद सवाल ये था कि अब न्याय को कैसे समझा जाए। हन्ना अरेंट ने नाजीवाद जैसी तानाशाही को समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कोई पुरानी तानाशाही जैसा नहीं था, ये सरकार का एक बिल्कुल नया और डरावना रूप था जो सिर्फ आतंक और एक खास विचारधारा पर टिका था। और उन्होंने बुराई की सामान्यता का विचार दिया, मतलब कैसे बिल्कुल आम लोग बिना कुछ सोचे समझे सबसे भयानक कामों में हिस्सा ले सकते हैं। तो सवाल फिर वही था, एक निष्पक्ष समाज कैसे बने? जॉन रॉल्स ने इसका जवाब देने के लिए एक बड़ा ही कमाल का थॉट एक्सपेरिमेंट दिया जिसे वो अज्ञानता का पर्दा कहते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि आपको एक नए समाज के नियम बनाने हैं, लेकिन एक शर्त है, आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि उस समाज में आप कौन होंगे, अमीर या गरीब, ताकतवर या कमजोर, पुरुष या महिला। रॉल्स कहते हैं कि ऐसी हालत में हम जो भी नियम बनाएंगे वो यकीनन सबके लिए निष्पक्ष होंगे और खासकर समाज के सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करेंगे। तो कन्फ्यूशियस से लेकर रॉल्स तक ये महान संवाद, ये महान बातचीत सदियों से चलती आ रही है। लेकिन आज जब हम ग्लोबल कनेक्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जी रहे हैं, ये सवाल पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो इस महान संवाद का अगला चैप्टर क्या होगा और इसका जवाब लिखने में हम सबकी एक भूमिका है।